तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मिडिल इंग्लिश के बारे में जानकारी। और ये कोई मेरे तरफ से पर्सनल जानकारी नहीं है, ये चैप्टर 4 है एक बुक का जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि बिहार बोर्ड 11th और 12th के लिए पब्लिश करता है बिहार बोर्ड। तो उसी का यहाँ पर मैं हर पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन हिंदी का वीडियो है ये। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, पहले मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देता हूँ आपको एक एक लाइन का। वैसे बाकी सबका हिंदी है, जिसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आगे लेकर के आराम से रख सकते हैं, बाद में भी अपने बुक को सामने रख के आप पढ़ सकते हैं। तो जो रेड कलर से है ये आपके बुक में है। द ईयर AD 1066 इज़ जनरली टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। यानी क्या है कि ये जो वर्ष 1066 से लेकर के है ना, और जो है वो 1066 जो है से लेकर नहीं, ये AD माने ईस्वी 1066 जो है उसको माना जाता है ओल्ड इंग्लिश का एंड पीरियड। बट लेकिन मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी मिडिल इंग्लिश जो है वो अस्तित्व में आया आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। वो लगभग एक शताब्दी के गैप के बाद है। ऐसा नहीं कि 1066 ओल्ड इंग्लिश का ख़त्म हो गया तो 1067 से या 1066 से हो जाता मिडिल, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर द रीज़न क्या था स्टेटेड अर्लियर, जो पहले बताया गया है ना, यानी कि किन्हीं कारणों से। हालांकि वो ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा सा बताया कि उस बीच का कोई खास पीरियड जो है सो नहीं है। तो 10 मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 टू 1500, यानी 1150 से 1500 तक। एट ईच एंड देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन आप समझते हैं, जैसे आप वीडियो वगैरह में एक सीन से दूसरे सीन में बदलते तो ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरे में एक फ्रेम कह लीजिए कि है। व्हेन द लैंग्वेज सीम्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, है ना। इन सब के आपको जो है मीनिंग यहाँ पर जो है दिखाई देता है, तो परिवर्तन की अवस्था में फ्लक्स में दिखाई देता है। टू सिग्निफिकेंट, है ना, दो महत्वपूर्ण इवेंट्स डिस्टिंग्विश मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश। अब चूंकि 1500 तक ये है तो 1500 के बाद मॉडर्न इंग्लिश है, तो एक डिफरेंस है। क्या क्या है? दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो मतलब एक जैसे आप देखेंगे कि बिहार और यूपी की सीमा है, तो एक बक्सर से जब आप ट्रेन से आएंगे तो बक्सर में एक नदी है, उसके उधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर ही है। ऐसे ही ज़्यादातर देश की भी है, ऐसे ही रहती है सीमा। तो वैसे ही मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, और दूसरा क्या है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जब शुरू हुआ। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको जो है वो आगे इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें देख लीजिए, यही जो ऊपर इंग्लिश है इसी का ये हिंदी मैंने दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या रोक करके बेशक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले में, और अगला कहता है कि टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज प्रिंटिंग मशीन के बिना कुछ भी संभव क्या नज़र आता है, लेकिन एक ज़माने में नहीं था। क्या आज आपके सारे बुक, सारे मैगजीन्स, है ना, सब प्रिंटिंग। या आपको जो स्क्रीन पर ये लिखे हुए दिख रहे हैं ये सभी तो प्रिंटिंग। या आप कहेंगे ये कागज़ में नहीं है, बट टाइप हुआ तो प्रिंट ही हुआ ना। ये भले ही सॉफ्ट कॉपी के रूप में हुआ, पेज पे हो जाए तो हार्ड कॉपी हो जाएगा, बट ये भी प्रिंटिंग है। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैस्ट्रॉक्स एट द Westminster Abbey because in England in 1476 has played a historic role in development of English। तो इंग्लिश के डेवलपमेंट में एक ये भी था, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, पहले उसमें बाइबल जो है छपा था, इंग्लिश का ही पहले वो टाइप तैयार हुआ, तो इसलिए वो फेमस इंग्लिश का होना जरूरी है। बिकॉज इट हेल्प टू स्टैंडर्ड द लैंग्वेज, है ना। अब ऐसे अब मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई वैसे, लेकिन जब प्रिंटिंग आ गया तो सब एक फिक्स हो गया। वैसे इंग्लिश का सबसे पहले फिक्स हो गया। वाइल मिडिल इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल, चूँकि मिडिल इंग्लिश जो है वो डायलेक्टिकल था, मतलब बोली पर आधारित था। मॉडर्न इंग्लिश इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड हो गया, दो इट इज़ ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटीज़। हालांकि रीजनल और इंटरनेशनल वेराइटीज़ इसमें भी है। ये सारे जो है जो ऊपर मैंने बताया उनकी हिंदी है, देख सकते हैं। अब जो है वो चूँकि वीडियो जो हो जाता है वो बहुत लंबा, कई लोगों का कहना रहता है, तो मैं अब हिंदी को ही पढ़ देता हूँ। बाकी आप इसी प्रकार से जैसा मैंने तरीका बताया आप ट्रांसलेट कर करके इसको पढ़ सकते हैं। तो मिडिल इंग्लिश के बारे में कि दूसरा प्रमुख भाषाई परिवर्तन जिसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी हर बार आपको पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बारे में पूछता है, तो ये समझ लीजिए इसको।
के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश लंबे स्वरों के उच्चारण में उसी समय के कुछ परिवर्तनों का समूह था, है ना, कुछ उच्चारण का। इन परिवर्तनों की शुरुआत लगभग ईसा पूर्व 1400 के आसपास हुई थी और मध्यकालीन काल के अंत में पूरी तरह स्थापित हो गई थी, है ना। इन ध्वनियों के परिवर्तनों को प्राचीन समय के अंग्रेजी और आज के अंग्रेजी के बीच अंतिम बाधा के रूप में देखा जाता था। तो वो बाधा भी ग्रेट वोवेल शिफ्ट के से जो है दूर हो गया। अगला जो है वो सब पैराग्राफ इसमें वैसा ही मिलेगा जैसा आपके बुक में है। मध्यकालीन अंग्रेजी की सबसे चौंकाने वाली विशेषताओं में से एक यह बात थी कि मध्यकालीन अंग्रेजी के विभिन्न बोली जाने वाले रूप लिखित रूप में भी मौजूद थे। ये मतलब एक तो हाथ से भी और बाद में प्रिंटिंग प्रेस आ गया। कोई एक ही साहित्यिक मानक नहीं था और भाषा जिले से जिले मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न थी। इसके अतिरिक्त पुरानी अंग्रेजी में 4 बोलियाँ थी, लेकिन मध्यकालीन अंग्रेजी में एक बोली और थी, है ना। उन्हें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी मध्य और केंटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केवल आखिरी असंगत रह गई थी, यानी कि केंटिस जो है असंगत रह गई थी। पुरानी अंग्रेजी का, है ना, नॉर्थम्ब्रियन अब उत्तरी कहलाता है और वेस्ट सेक्शन अब दक्षिणी और मर्सियन की 2 बोलियां विभाजित किया गया, जिन्हें पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य बोली जाने लगी। आधुनिक अंग्रेजी पूरी मध्य से मतलब जो है शुरुआत हुई है, मध्य बोली से विकसित हुई है, मतलब मिडिल से। आगे है कि कुछ कारक जो है वो साथ साथ भूगोलीय परिस्थिति ने एक स्थिति का निर्माण किया जहां पूर्वी मिडलैंड डायलेक्ट इस युग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बन गया। फिर है कि फ्रांस के शासन में सबसे महत्वपूर्ण ये जो है इसके बारे में फ्रेंच जो है हुआ था। तो फ्रांस के शासन का सबसे महत्वपूर्ण भाषाई प्रभाव यह था कि एक बड़ी संख्या में फ्रेंच शब्दों का प्रवेश हुआ इस भाषा में हुआ, है ना। फ्रेंच वर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे। इनमें से कई राजकीय अधिकार की गौरवशाली और सम्मान की बातें संबंधित थी। कुछ इनमें से रॉयल्टी, देखिए आज भी आप सुनते होंगे, रेल्म, है ना, RELM, होमेज जो श्रद्धांजलि आज भी देते हैं, प्रिंस, प्रिंसेस, देखिए ये सब वही है, ड्यूक, है ना, ड्यूचेज या डचेज, है ना, महल, किला, देख लीजिए, होल, है ना, और संवैधानिक, ये सब फ्रेंच वर्ड से है। तो फ्रेंच भाषा 13वीं और 14वीं शताब्दी में धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण रहा। एक अनुमान के अनुसार इस समय लगभग 10,000 नए शब्दों को फ्रेंच से अंग्रेजी में लाया गया था, है ना, समझ लीजिए। इनमें से लगभग 75% आज भी उपयोग में है। ये शब्द कानून, साहित्य, प्रशासन, धर्म, फैशन से संबंधित है। मध्यकालीन अंग्रेजी पर एक और प्रभाव लैटिन का था। लैटिन वर्ड साइंस वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे। लैटिन से कुछ शब्द सीधे आए, लेकिन कुछ फ्रेंच के माध्यम से भी गए थे और वे विज्ञान, चिकित्सा, कानून और साहित्य से संबंधित शब्द पर कुछ आधारित हैं, जैसे हिस्ट्री, है ना। मध्यकालीन, एक मिनट, इसमें हिस्ट्री इंग्लिश में देख लो, इतना ही था क्या? नहीं, मुझे लगता है कुछ छूट गया है। हाँ, छूट गया है, वो हिंदी में कुछ छूट गया है ना, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, हिस्ट्री ये इतिहास है ना, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, ये सब शब्द, समरी जो हम लोग पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर, है ना, मैग्नीफाई, प्राइवेट, ये सब जो है वो उसके थ्रू आए थे, है ना। मतलब लैटिन भाषा से जो है फ्रेंच होते हुए आए थे। चलिए, वो पता चल जाता है कुछ यदि छूट गया तो। इस दौरान हुए एक और महत्वपूर्ण घटना, ये देखिए यहाँ पर है, को ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम मध्यकालीन और आधुनिक समन्वयन सिस्टमों, संव्यंजन सिस्टमों की तुलना करते हैं तो हमें उनमें बहुत ही कम अंतर दिखता है, लेकिन स्वर सिस्टम बहुत अलग है। यह इसलिए है कि मध्यकालीन अंग्रेजी और आधुनिक अंग्रेजी जो हम लोग का अभी का है के बीच लंबे स्तरों से, लंबे स्वरों में बहुत बड़े बदलाव हुआ है, लेकिन छोटे स्वरों में लगभग वही है। तो ये ग्रेट मीन्स केवल महान नहीं, बड़ा भी होता है। तो मध्यकालीन अंग्रेजी के लंबे स्वरों, बड़े स्वरों पर पड़ने वाले बदलाव की श्रृंखला को ग्रेट वोवेल शिफ्ट कहते हैं। अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो ऊपर जो आपका है अंग्रेजी में ही रटना जरूरी है, ये तो समझने के लिए था। तो The series of changes affecting the long vowels of Middle English is known as the Great Vowel Shift। समझिए, ये भी आई समझ लीजिए, ये लाइन है ना। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव में भी मदद 2 नंबर वाले में भी होगा। फिर कहता है आगे कि मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी की बदलती, है ना,
भाग्यवानी यानी फॉर्च्यून्स कहिए, चेंजिंग फॉर्च्यून्स को काफ़ी सटीकता से दर्शाता है। इस दौर की प्रारंभिक साहित्य ईसा पूर्व 1150 से ईसा पूर्व 1215, मतलब आज 2023 है, उससे 1200 साल पहले और है ना, यानी कि 35 साल पहले, 3500 साल पहले धार्मिक रूप से अपनी विशेषता रखती है। इस दौरान ऊंची जाति के लोगों ने अधिकतर फ्रांसीसी साहित्य का प्रशंसक होने के कारण अंग्रेजी लेखकों की समर्थन या प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं रखी थी। यह चर्च और उनके नेता थे जो धर्म को फैलाने के इच्छुक थे, इसलिए स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे, अन्यथा वो फ्रेंच वगैरह ही रह जाता। तो चूँकि इधर का इंग्लिश था इसलिए उसी भाषा में। इस अवधि में मध्यम अंग्रेजी यानी मिडिल इंग्लिश साहित्य अंग्रेजी की बदलती भाग्यवानी को, यानी वही जो ऊपर था चेंजिंग फॉर्च्यून्स को, सटीकता से दर्शाता है। इस चरण यानी कि 1150 ईस्वी से 1215 की शुरुआती साहित्य धर्मात्मक है, यानी इसमें धर्म की बातें। इस अवधि में ऊपरी वर्ग अधिकतर फ्रेंच साहित्य का प्रायोजन करते थे और अंग्रेजी लेखक उनसे समर्थन या प्रतिष्ठा ही कहिए कि उम्मीद नहीं कर सकते थे। यह चर्च और उनके नेता थे जो धर्म फैलाने में उत्साहित थे और इसलिए स्वदेशी साहित्य को बढ़ावा देते थे। इस अवधि का दूसरा चरण, अच्छा ये दूसरा चरण ये जो है 1250 से 1350 भिन्नता और भाषाई उपविभाजन की एक प्रवृत्ति दर्शाता है। धर्मवादी लेखों में के अलावा कुछ दुनियावी काम भी, इनमें कई लोकप्रिय फ्रेंच रोमांसों के अनुवाद भी थे। मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई लेक ऑफ हैवलॉक द डेन एक अच्छा उदाहरण है। इस कविता में स्पष्ट रूप से दिखता है कि पुरानी अव्यय शब्दावली समाप्त हो चुकी है और शब्दावली लगभग फ्रेंच से असंयोजित है। चलिए अब इसमें के जो है राइटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं मिडिल इंग्लिश के। तो कहता है कि चौसर का कैंटरबरी टेल्स का प्रस्ताव है, द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स है ना, गॉवर मेडिटिस, हालांकि ये सब हिंदी में है, आपको सुविधा होगी पढ़ने में, अन्यथा इंग्लिश के स्पेलिंग याद कर ले। अमांतिस, लैंगलैंड, पियर्स द प्लाउमैन, वाइक्लिफ, बाइबिल, जिसका अनुवाद है, ये सब प्रमुख है। इस दौरान दो अन्य कृतियाँ है ना अज्ञात लेखकों द्वारा लिखी गई, मतलब उनका नाम नहीं पता, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं होता है ना। इसमें पर्ल और सर गार्डन और ग्रीन नाइट शामिल है। इस दौरान अंग्रेजी कविता के सबसे शानदार उदाहरणों में से माना जाता है। कविता सिर्फ चौसर के कृतियों से नहीं बल्कि मध्यकालीन जीवन और समय के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान करती है, इसलिए चौसर की रचनाएं जो है मध्यकालीन अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के बारे में मुख्य स्रोत है। ये मिडिल इंग्लिश का स्रोत है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है यानी ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी इसके बाद आपका इससे पहले के सभी 3 जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो जो है वो बन चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3 जो है वो, और तीनों के ही जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी इसका भी आपको आंसर नज़र आएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं जो बुक में आपके दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड के क्लास 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपको CBSE यानी NCERT इंग्लिश क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 और साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलता है। तो इसमें से किसी भी क्लास में आप पढ़ते या पढ़ाते हो और चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।